हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखित जन जन का चेहरा एक। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि क्या सभी का चेहरा एक जैसा हो सकता है? नहीं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सभी का चेहरा एक जैसा हो। तो यहां पर जो ये शब्द चेहरा है, यह एक प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। यह किसी और चीज का प्रतीक है। किस चीज का यह प्रतीक है, तो इस बात को भी हम लोग समझा जाएगा, लेकिन उससे पहले कवि के जीवनी के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लें। शॉर्ट में हम लोग सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका जन्म जैसा कि आपके बुक में दिया गया है नहीं 1917 में, और इनकी मृत्यु जैसा कि आपके बुक में दिया गया है 1964 में हो गई। ये कवि भी थे, आलोचक भी थे, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार भी थे, और इन्हें प्रगतिशील और नई कविता के बीच की सेतु भी माना जाता है। ये कैसे सेतु थे? प्रगतिशील कविता के बारे में और प्रगतिवादी कविता, इन सभी के बारे में पिछले क्लास में बताया गया है। उसी को आगे जाकर के एक नई कविता के रूप में भी जाना गया, जिसमें हर तरह की कविताएं शामिल हो गई थी। अगर हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में देखें, तो अगर इनके परदादा की बात करें तो वो महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले थे, जिनका नाम था वासुदेव जी, जो कि वहां से बाद में ग्वालियर मध्य प्रदेश आकर के बस गए और ये शिवपुर नामक गांव में रहने लगे। वहीं पर गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ। वासुदेव जी के पुत्र गोपाल राव अपने नाम के साथ वासुदेव जोड़ लेते हैं। गोपाल राव जी के पुत्र, इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा माधवराव मुक्तिबोध। और माधवराव जी की यानी कि माधवराव जी की पत्नी यानी कि हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी की जो माँ है, वो भी उस समय 6 क्लास तक पढ़ी हुई थी, यानी कि पढ़े लिखे परिवार से इनका पहले से ही बहुत अच्छा संबंध रहा है। और ये भी उस समय जो है प्रेमचंद नहीं और हरिनारायण आप्टे जैसे प्रसिद्ध जो लेखक हुए हैं, उन लोगों की जो संपादित जो पुस्तकें होती थी, कहानियां, कविताएं, उन सभी को ये पढ़ा करती थी। इनके पिताजी जो थे वो केसरी के संपादक उस समय, जो देश प्रेम से ओतप्रोत जो पब्लिक हुआ करती थी न्यूज़पेपर, उसको ये उस समय पढ़ा करते थे, यानी देश भक्ति की भावना शुरू से थी। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके उन सभी चीजों को डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जन्म तो 1917 में हुआ। इनका नाम रखा गया गजानन माधव मुक्तिबोध। ये पिताजी का नाम जो है वो साथ में जुड़ गया। इनके अब ये अपने माता पिताजी के तीसरे संतान थे। पहले की जो 2 संतानें थे वो जीवित नहीं रहे थे, जिस कारण से इनका देखभाल जो है बहुत स्नेहपूर्वक किया गया, ठाट बाट से किया गया। और परीक्षा में ये पास हो जाते थे तो बहुत उत्सव मनाया जाता था। तो इसके पीछे का कारण यहाँ पर लिखा गया है कि इनके पिताजी जो थे उस समय पुलिस इंस्पेक्टर थे और इनका बहुत ज्यादा तबादला हुआ करता था। ये काफी ईमानदार थे, ऊपर ये बातें लिखी गई हैं। तो ईमानदार लोगों को इधर से उधर दौड़ाया ही जाता है, जिस कारण से मुक्तिबोध के पढ़ाई में जो है बहुत बाधा पड़ती रही। अपने किताब में आप देख लीजिएगा, अलग अलग जगहों का नाम दिया गया, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत जगहों से पढ़ाई की, तो पढ़ाई लिखाई में जो है इनका इस तरह से बाधा पड़ते रहता था। और ये फेल होने, इनके बार बार फेल होने का कारण भी यही था।
अपने जीवन में जो ये असफलताएं इनको मिलती रही वो एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के रूप में उसको मानते हैं। इनसे इनको सीख मिली और 1942 में जो है ये वामपंथी विचारधारा से जुड़ गए। वामपंथी विचारधारा क्या होती है इसके बारे में हम लोग अभी जान लिया जाएगा, क्योंकि बिना इस विचारधारा को जाने पोयम को हम लोग अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते हैं। पहले बताएं, पोयम जो है वो एक प्रतीकात्मक नाम दिया गया है, जन जन का चेहरा एक। वास्तव में दर्शाना कुछ और चाहते हैं, तो क्या दर्शाना चाहते हैं उन सभी चीजों को हम लोग देखा जाएगा। साहित्यिक जीवन में बहुत सारी इन्होंने लिखी है किताबें, आपके बुक में दी गई हैं, लेकिन एक याद रखिएगा बात कि मुक्तिबोध जो थे वो तारक सप्ताह के पहले कवि के रूप में रह चुके हैं। पहले कवि के रूप में रहने का मतलब क्या होता है, तो तारक सप्ताह आप लोगों को बताए हैं, सप्तक बताए हैं। सप्तक 7 कवियों का की कविताओं का जो संग्रह तैयार किया जाता था, जिसे अंग्रेज जी के द्वारा संपादित किया गया है। पिछले क्लास में इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके ये कवि रह चुके हैं। ये इनकी पत्नी के साथ इनकी एक तस्वीर है। अब बात यहां पर आती है कि मार्क्सवादी सोच, वामपंथी सोच, साम्यवादी सोच, ये होता क्या है, तो ये करीब करीब सभी एक ही है। आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और डिटेल में, लेकिन इन सभी को शॉर्ट में हम समझाते रहे। पोएम हमारी काफी लंबी है तो उसको समझाने में काफी समय जाएगा, तो फिलहाल इसको हम लोग जल्दी खत्म कर लिया जाए। तो अगर हम लोग बातचीत करें कार्ल मार्क्स के अनुसार, वामपंथी सोच के अनुसार, साम्यवादी सोच के अनुसार, जो भी समझिए, तो ये जो हमारा वर्ग है, जिस धरती पर जो वर्ग कहा गया है, 2 भागों में बटा गया है, एक शोषक का, एक शोषित का। शोषक वो होता है, शोषक कोई भी हो सकता है, एक पूंजीवादी भी हो सकता है, कोई राजा भी हो सकता है, जो कि अपनी जनताओं का शोषण करते हैं। शोषण सबसे बड़ी बात आर्थिक रूप से, उसके बाद सामाजिक रूप से भी हो सकती है, भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। तो कहते हैं कि जो ये 2 वर्ग में बटा हुआ है समाज, ये दूसरे वर्ग का यानी कि शोषक वर्ग, शोषित वर्ग का हमेशा शोषण करता रहता है। और जब भी ये मेन यही बात है, और जब ये शोषित वर्ग को इस चीज का पता चलता है तो फिर वो क्रांति शुरू कर देता है। आप कोई भी क्रांति देख लीजिए, रूस, फ्रांस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम तभी शुरू हुआ जब शोषण बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, हम लोग 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया, नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म। वो बताते हैं कि जो बात अगर हम करें राष्ट्रीयता की, तो वास्तव में राष्ट्रीयता का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। पूंजीवादी के लिए ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, शोषक वर्ग के लिए जो उत्पादन है उस पर ही उसको अधिकार मिल जाए। नहीं, जितनी वो मजदूरी कर रहा है उसका एक सही हिस्सा उस मजदूरी का उसको दे दिया जाए, उसके लिए आजादी का मतलब सिर्फ इतना ही हो जाता है। तो इन सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नहीं, अगर हाँ, अब हम लोग बातचीत करें जरा नीचे दिए गए कुछ तिरंगों के बारे में। तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को इन्हीं तिरंगों के द्वारा दर्शाया करती है। इस लाल रंग को ध्यान में रखिएगा, इस स्टार को ध्यान में रखिएगा। और सीपीआई जो यहाँ लिखा हुआ है, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम है। नहीं, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई ब्रैकेट में एम लिखते हैं, एम मतलब हो गया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवाद का सोच वाला। तो इस लाल रंग को याद रखिएगा, इस बंधी हुई मिट्टी को याद रखिएगा, क्योंकि आगे ये सब कुछ जो है वो काम आने वाले हैं आपके पोएम में। इन सभी चीजों को नहीं समझिएगा तो फिर पोएम में परेशानी हो जाएगी चीजों को समझाना। अब बात आपके किताब में जो बातें दी गई हैं जरा उसको देख लिया जाए। नहीं, सारी चीजें तो हम लोग देखे ऊपर, आप देख सकते हैं इनकी पढ़ाई का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा बदलता रहा है। नहीं, कारण नहीं रहा, इनके पिताजी की जो है वो बहुत जगह तबादला होती रही। उसके बाद अब देखिए, आप ये भी देखिएगा कि इनकी वृत्ति में भी देखिएगा कि बहुत जगहों से इन्होंने काम को छोड़ा नहीं और बहुत जगह इन्होंने काम पकड़ा। एक जगह ये काम अस्थिर से नहीं कर पाए।
स्थिर होकर के एक जगह ये नहीं रह पाए। कारण ये था कि इन्हें हर जगह से निकाल दिया जाता था। क्यों निकाल दिया जाता था? मार्क्सवादी सोच होने का। क्योंकि कहीं भी आप काम कीजिएगा तो किसी के अंडर में रहकर ही काम कीजिएगा, और किसी के अंडर में रह करके आप मार्क्सवादी सोच रखिएगा, मार्क्सिस्ट सोच रखिएगा, वामपंथी का सोच रखिएगा कि आप पूंजीवादी हैं और हम जो है शोषित वर्ग हैं, तो किसी भी नौकरी देने वाले को खराब लगेगी यह बात, और वो आपको काम पर रखेगा नहीं। तो बहुत जगह से इनको जो है काम से निकाल दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा लिखित बहुत सारी जो बातें हैं, देख किताबें जो है, रचनाएं देख लीजिएगा। लेकिन ये चांद का मुंह टेढ़ा, इसको खास करके याद रखिएगा। ठीक है, अंधकार भी एक होगा कहीं, शायद इसमें नाम नहीं दिया गया हो तो भी याद रखिएगा। तो कुछ बातें आपकी किताब में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के ये संसर्ग में आए, सच्चे मार्क्सवादी बनकर के उभरे। और भी बातें होंगी ऊपर, वो सारा कुछ आप लोग अस्थिर से आराम से सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा। आपके बुक में सारी बातें दी ही गई है। अब जरा हम लोग पोयम के बारे में बात करें। तो पोयम के बारे में यह बताया जा रहा है कि ये जो पोयम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह पोयम इनके आरंभिक दौर का है। इन्होंने बहुत ज्यादा लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यह एक छोटी सी कविता है। नहीं, अगर हम लोग यहाँ देखा जाए तो ये कम जटिल और आसानी से समझ में आ जाने वाली इनकी लिखी गई कविता है। यहाँ लिखा हुआ है ये कम लंबी है कविता है, लेकिन इस कविता में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौमिक दिखाई पड़ रही है। यानी जो बात इसमें इन्होंने लिखी है वो पूरे विश्व को संबोधित करने वाली लिखी है। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता का जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है उसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। बात समझिएगा है, पीड़ित और संघर्षशील, इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। जनता ध्यान में रखिएगा, ये जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है। ऐसी जनता जो शोषित वर्ग है ये पूरी दुनिया में संघर्षरत है, सब जगह ये संघर्ष करता है। केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने कर्म अपने श्रम से न्याय शांति बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। इसको भी याद रखिएगा, न्याय चाहता है, शांति चाहता है और बंधुत्व चाहता है। कभी इस जनता के एक अंतर्वर्ती एकता दिखा रहे। तो जितनी भी ऐसी जनताएं जो कि संघर्षरत है, उन सभी जनताओं में वो क्या कर रहे हैं? एक अंतर्वर्ती एकता दिखा रहे हैं। सबके अंदर की जो एकता है, सबकी स्थिति एक जैसी। ठीक है, इसी एकता को जो ये सभी संघर्षशील, पूरे दुनिया में जो संघर्षशील जनता है उनके बीच की जो एकता है, उसी एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। ठीक है, जो ये कविता है ये सभी संघर्षशील जो जनता है, जो लोग है, उसको एक बना रहा है। कैसे बना रहा है देखिए, कविता में देखा जाए। काफी लंबी कविता है लेकिन ध्यान से हम लोग समझो। यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जन जन का चेहरा एक, सभी जनता का चेहरा एक। लेकिन सभी जनता का चेहरा एक कैसे हो नहीं सकता है? सभी का चेहरा अलग, फिजिकली जो बनावट होती है वो सभी की अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। तो फिर आखिर उसमें एक है क्या? नहीं, फिर उसमें आखिर एक है क्या? तो कहते हैं कि यहाँ पर सभी की परेशानी एक, सभी का संघर्ष एक। बात यहाँ पर शोषित वर्ग की जा रही है। बात यहाँ पर शोषित वर्ग की जा रही है। और शोषित वर्ग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबकी परेशानी एक, उनका संघर्ष एक। यहाँ जन जन कौन है? जन जन शोषित वर्ग है। यानी कि जन जन यहाँ कौन है? तो शोषित वर्ग है। तो सभी शोषित वर्गों की परेशानी एक, सभी शोषित वर्गों का समस्या एक, सभी शोषित वर्गों का संघर्ष एक, ये दर्शाना चाहते हैं। ये जो शीर्षक दिया गया है इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, नहीं तो समझ में फिर आएगा नहीं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आप लोग के 12th में एक पोयम दिया गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ। नहीं, क्या कवि पागल हो गया है?
कि वो खुद में जो है गीत गाने लगा, आनंद मनाने लगा। तो वहां आई सेलिब्रेट तो लिखा गया है, तो आई क्या कर रहा है? आई अमेरिकन डेमोक्रेसी को दर्शा रहा है। ये मत समझ लीजिएगा कि वाल्ट व्हिटमैन साहब खुद गा रहे हैं, खुद गीत जो है वो गाना गा रहे हैं और खुद जो है खुशी मना रहे हैं। चीजों को समझिए, कवि के किसी भी बात को दर्शाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बात समझे? जैसे एन एपिटाफ आप पढ़ते हैं, हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब सेंटेंस को पढ़िएगा तो एक के बाद मोस्ट लिख दिया गया है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। तो क्या कवि क्या पागल हो गया है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा है? नहीं, जनरली हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि वो अपनी पत्नी के कब्र के पास बैठे हुए हैं। चीजों को समझिए, वो अपनी पत्नी के कब्र के पास बैठे हैं, पत्नी के कब्र को दर्शा रहे हैं और लिख रहे हैं अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो किसी भी चीज को कहीं से कुछ भी पढ़ के अपने दिमाग में मत भर लीजिए, चीजों को समझिए। जब तक समझिएगा नहीं कवि के सोच को, तब तक एक लिटरेचर की तरह पोयम को पढ़ लीजिएगा, लेख की तरह पोयम को पढ़ लीजिएगा, कहानी की तरह पोयम को पढ़ लीजिएगा, उसकी हिंदी समझ लीजिएगा और आपको लगेगा कि अरे वाह, पोयम तो हम पढ़ लिए। ठीक है।